हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां मैं आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम करा रहा हूं। इससे पहले की वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास यानी उसका काल विभाजन, आदिकाल और भक्तिकाल, इनके बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल से संबंधित है, जिससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है रीतिकाल। कैसे इसका उदय हुआ, इसके अन्य नाम क्या थे, इसमें क्या विशेषताएं थीं, है ना। एक इसमें जो कवि हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तर मध्य या रीतिकाल, जो इसका टाइम पीरियड है वो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। देखो, आप सभी को मैं बताऊं, जिसने भी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो उनको देख लें, जिससे कि उनके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएं। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन का जो श्रेय जाता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, आपने पढ़ा आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, और आपका भक्ति काल, जिसकी मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो सके। ठीक है, अब उत्तर मध्यकाल के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि रीतिकाल, जो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक था। इसके मत में, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिन ग्रंथों में लक्षणों के लक्षण ग्रंथ होते हैं उसे रीतिकाल कहा जाता है। ठीक है, ये किसके मत के अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और यह हिंदी साहित्य की बहुत ही जानी मानी हस्ती इनको माना जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अच्छा, रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और प्रथम भारतीय राष्ट्र कवि, जो रीतिकाल के प्रथम भारतीय राष्ट्र कवि जो हैं वो भूषण जी हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं रीतिकाल का नामकरण। जैसे हमने और भी पीछे जो पढ़ते आए हैं, जैसे आदिकाल के अन्य नामकरण, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रेंड कर जाता है एग्जाम में। जैसे आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते थे, भक्ति काल को भी कई अन्य नामों से जाना गया। ऐसे ही रीतिकाल के भी अन्य नाम थे। जैसे रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देखो, यही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं, ये आगे चल के इस रीतिकाल में जो इसके जो विभाजन होगा ना कवियों का, तो यही इसको 3 भागों में बांट देंगे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, वो चलो हम आगे चर्चा करेंगे। देखो, ये 3 तो लोग मोस्टली बता ही देते हैं। एक और पढ़िए आप, अंधकार काल, जिसको त्रिलोचन या वासुदेव सिंह ने कहा। कलाकाल, इसको रमाशंकर शुक्ल या रसाल ने कहा। ठीक है, देखो, ऐसे टॉपिक ढूंढना और आपके लिए कंप्लीट इस तरीके की तैयारी कराना जो आपकी लोगों की सोच से परे हो। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, सीधी सी बात है। अब हम रीतिकाल के उदय होने के कारणों को जानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आश्रयदाताओं की रुचियों के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। भैया, आश्रयदाता होते क्या हैं? आश्रय यानी आश्रय से आप लगाओ, आश्रय यानी आश्रय देने वाला, यानी कि किसी को शरण देने वाला। ठीक है, क्योंकि जब रीतिकाल का टाइम पीरियड जो है हमारा वो 1650 से 1850 है। ये टाइम पीरियड पर आपने देखा होगा कि मुगल काल चल रहा था। मुगल काल, और इस मतलब मुगल काल की समाप्ति थी और ब्रिटिश काल का प्रारंभ हो रहा था। उस समय जो कवि थे वो क्या करने लगे? आश्रयदाता यानी राजा, एक तरीके से कहूँ मैं राजाओं, तो वो राजाओं के दरबार में दरबारी कवि बन गए वो। और उनको राजा उनको आश्रय देता था, शरण देता था, उनको जीवन यापन के लिए धन वगैरह ये सब देता था। तो इससे हुआ क्या कि जो ये मतलब आश्रयदाता, अब जो कवि उनके दरबार में हैं तो वो क्या करेंगे? वो तो बस राजा का ही गुणगान करेंगे ना। यानी वो राजाओं को रिझाने के लिए उन्हीं के लिए काव्यों की रचना करने लगे।
और जनता को वो भूल गए, बिल्कुल जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस स्थिति को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो रीतिकाल का उदय है ना, वो आश्रयदाताओं की रुचियों के कारण है। क्योंकि आपने इससे पहले के वीडियो में देखा, भक्ति काल में भाई लोगों को, जनता को, पब्लिक को लोग साथ लेके चल रहे थे, लेकिन इसमें तो सिरे से ही नकार दिया। ठीक है, काफी अच्छे से समझ में आ रहा हो। आश्रयदाताओं का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, इन्होंने कहा बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर। अब बाह्य अभिव्यक्तियों से मतलब क्या है? बाह्य अभिव्यक्ति मतलब उस टाइम जो ये टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम जो बाहर का राजनीतिक माहौल और जो कुरीतियां फैली हुई थी, उनको देखते हुए कवियों ने क्या किया, स्वयं को घरों में बंद कर लिया। अब घर में बंद हैं तो क्या हुआ भैया, स्त्रियों के आसक्त हो गए वो तो। यानी कि अब जो वो रचनाएं कर रहे थे काव्य की या जिसकी भी वो रचना कर रहे थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो प्रधानता दे रहे थे तो स्त्रियों को, यानी उनके रूप को, यानी काम वासना यानी काम को, उनके लक्षणों का वर्णन कर रहे थे। यानी उन्होंने काम को सर्वोपरि, जैसे अगर मैं कहना चाहूँ, देखो मैंने सीडीपी आप लोगों को पढ़ाई है, तो सिगमंड फ्रायड जो हैं उन्होंने काम भावना को सबसे पहले सर्वोपरि रखा है, और उन्होंने ना लिबिडो शब्द के वशीभूत करने की कोशिश की है। जिस किसी ने भी सीडीपी की क्लास ना देखी हो तो वो चैनल पे जाके क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो बाह्य व्यक्तियों से निराश होकर रीतिकाल का उदय माना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, इन्होंने कहा उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव लिया लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, अलंकार और संचारी भाव आदि के कारण उन्होंने रीतिकाल का उदय माना। देखो हो सकता है आपको ये सब टफ लग रहा हो, लेकिन मैं इनमें भी जो पॉइंट हैं उनको भी डिक्लेयर करता हुआ चल रहा हूँ। अब लक्षण ग्रंथ हैं क्या? यानी कि संस्कृत के ऐसे ग्रंथ जिनमें मैं कहूँ कि रूप, रंग, चाल, वेशभूषा, ढाल, राग इत्यादि, यानी ये सब मिलते किसमें? ये सब स्त्री में मिलते हैं। तो ऐसे ग्रंथ जिनमें इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए साहित्य की रचना की गई हो, या इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसी काव्य की रचना की गई हो, तो उन्हीं को हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूँ तो जो रीतिकाल है, इसमें स्त्रियों की रमणीयता यानी उनकी प्रधानता रही है, और ये सब श्रृंगार, और फिर जब इतनी स्त्री की प्रधानता है तो श्रृंगार रस की भी प्रधानता होगी, है ना। तो ये थे लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ आप लोगों को काफ़ी ढंग से समझ में आ गए होंगे, यानी कि ऐसे ग्रंथ जिनमें स्त्री के रूप, रंग, राग, चाल, वेशभूषा, ढाल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए किसी साहित्य की रचना की जाए या काव्य की रचना की जाए तो उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, अब रीतिकाल की विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं। सतसई परंपरा का पुनरुत्थान। देखो सतसई परंपरा यानी कि अगर इसको मैं आपको समझाऊं तो सतसई परंपरा, इसके जो रचयिता हैं, पहले आप इनके रचयिता देख लीजिए, इनके बिहारी लाल रचयिता हैं, यानी बिहारी जी की है सतसई। और सतसई में आप देखेंगे सत से 7 और सई से 100, यानी कि ऐसा मतलब ऐसा ग्रंथ या ऐसा काव्य जिसमें 700 दोहों का छंद हो। कितनों का? 700 दोहों का छंद हो। और इसमें आपकी सतसई में किसकी प्रधानता रही है? श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि पूरा स्त्रियों के ऊपर ही रीतिकाल में, यानी इनके ही सौंदर्य का, इन्हीं के रूप का, इन्हीं के निखार का वर्णन किया गया है। रीतिकाल का टाइम पीरियड भी ज़्यादा नहीं चला, 200 वर्ष में ही सिमट के रह गया। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, और इसमें जो काव्य मिलता है वो मुक्तक काव्य की विविधता रही है। या विविधता यानी उसकी स्टाइल में, अगर उसकी फॉर्मेट में, है ना। और इसमें दोहा, सोरठे, बरवे इत्यादि का भी उच्च प्रयोग मिलता है देखने को। ठीक है, तो ये सतसई परंपरा का पुनरुत्थान हुआ। रीतिकाल के अंतर्गत काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। मैंने आपको बताया था ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, और जो काव्य मिलता है वह मुक्तक काव्य मिलता है। देखो जिस किसी ने भी अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि उन वीडियो को जरूर वॉच करें। मुक्तक काव्य है क्या?
या प्रबंधक का। मुक्तक ऐसे समझ लो, मुक्तक यानी फ्री, स्वतंत्र, जो अपने आप में ही स्वतंत्र हो भैया, है ना, मुक्तक स्वतंत्र। तो कोई ऐसा छंद या दोहा जो अपने आप में ही परिपूर्ण हो, किसी और की जरूरत ना पड़े, उसको तो मुक्तक काव्य कहते हैं। और प्रबंधक जो एक सिरे से लेके अंतिम तक एक किसी ना किसी रूप में जुड़ा हो, जैसे एक कहानी होती है ना, किसी ना किसी रूप में जुड़ी होती है, उसको प्रबंधक काव्य कहते हैं। ठीक है, इससे इससे और अच्छी तरीके से शायद ही कोई समझाए। मैं तो ये समझ लो एक एक पॉइंट को डिटेल में देखता हूँ, समझता हूँ कि इसको और कितनी आसानी से समझाया जा सके। आप किताब वगैरह में देखोगे ना, ये सारी बातें सर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो रीतिकाल के अंतर्गत दोहा छंद की प्रधानता रही। सवैया, श्रृंगार और कवित्व यानी वीर। कवित्व छंद जो है मतलब इसमें थोड़ी बहुत, जैसे कहते हैं नाम मात्र की, पूरा तो सौंदर्य के ऊपर चला गया पूरा रीतिकाल, लेकिन नाम मात्र की कहीं ना कहीं वीर रस की भी, वीरता को भी इन्होंने दर्शाया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। अच्छा, केशव दास जो थे, इनकी प्रमुख रचना है इनकी रामचंद्रिका। ठीक है, ये जो थे ना, ये ओछा के एक नरेश थे, उनके यहाँ ये दरबारी कवि थे, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो ओछा के नरेश थे। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। अब रीतिकालीन साहित्य की गौणता, यानी इसमें क्या क्या चीजें छोड़ दी गई। रीतिकालीन जनता काव्य ना होकर दरबारी काव्य बन गया। देखो मैंने आपको ऊपर ही बताया भैया, राजाओं से पैसा वगैरह, धन वगैरह मिल रहा था, तो वो वहीं अपना गुणगान करने लगे, जनता को भूल गए। जनता के लिए जैसे भक्ति कालीन में क्या था भैया, आंदोलन से चल रहे थे, है ना, अपनी समाज में फैली कुरीतियों, इनका विरोध, स्त्रियों का मान सम्मान, इन सब के लिए। लेकिन रीतिकाल में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इसके अंतर्गत भक्ति नाम मात्र की रह गई, भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। और वीर काव्य और ना ही नीति से संबंधित कोई ग्रंथ लिखे गए, ना तो वीरता से और ना ही नीति से संबंधित कोई ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, अब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकालीन कवि को 3 भागों में बांटा गया। देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो उन्होंने बांटा रीतिबद्ध। देखो ये इनको सही कर लेना, देखो टाइपिंग में ना बहुत से वर्ड नहीं आते समझ में कि इनको कैसे लिखा जाए, और इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा। तो जैसे बोला रीतिबद्ध, ऐसे ही रीति सिद्ध और रीति मुक्त ये काव्य हैं। यानी रीतिबद्ध कैसा, ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार मानकर और उसी रीति में बदकर उन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, यानी कि जो रीतिबद्ध यानी रीति परंपरा में ही चले आ रहे हैं, जैसे है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो उनकी जो रीति थी वो चली आ रही है। ऐसे ही रीतिबद्ध में क्या है, जो हमारे पुराने संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथों को ही आधार मानकर कवियों ने उसी रीति में बदकर अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की। अब रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि थे हमारे केशवदास, चिंतामणि, देवदत्त, मतिराम, भिखारी दास, भूषण, पद्माकर। ठीक है, केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जैसे जैसे जो पॉइंट मिलते हैं, कोई भी चीज़ छूटे ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरीके का मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, केशव दास द्वारा रचित कौन सी, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। भूषण रीति काल में वीर रस का काव्य लिखने वाले कवि थे, यानी भूषण ही इकलौते ऐसे थे जिन्होंने वीर रस का काव्य लिखा है। नेक्स्ट है हमारा रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के कवियों ने किसी भी लक्षण ग्रंथ को आधार न मानकर किंतु लक्षण ग्रंथ की परंपरा का पालन किया। उन्होंने किसी ग्रंथ को, जो लक्षण ग्रंथ थे उनको आधार नहीं माना, लेकिन उनकी परंपराओं का पालन किया, इसलिए यह रीति सिद्ध कवि कहलाए। यानी अब रीति सिद्ध, ये जो कवि थे रीति सिद्ध के, वो थे बिहारी लाल रसनिधि, और बिहारी लाल की प्रचलित है बिहारी सतसई। ठीक है, जो सतसई परंपरा जो जिसका लोप हो चुका था उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रीति मुक्त।
तो रीति मुक्त कवियों ने न लक्षण ग्रंथ और ना ही परंपरा का पालन किया। ये तो मुक्त, देखो जहाँ मुक्त दिख रहा है भैया, उनने ना तो ग्रंथ माना और ना ही उन्होंने उस परंपरा का पालन किया। उनकी जो रचनाएं हुई वह स्वतंत्र रूप से की। उन्होंने नहीं देखा भैया कि कौन सा ग्रंथ चल के आ रहा है या कौन सी परंपरा है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और इसी रीति मुक्त को हम स्वच्छंद काव्य भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज ना हो, स्वच्छंद काव्य भी कहते हैं। रीति मुक्त के प्रमुख कवि थे धनानंद, बोध, आलम, ठाकुर जिनका पूरा नाम लाल ठाकुर दास, बुद्धिसेन और शेख प्रेमिका। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं कि रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है। देखो पूरा का पूरा काव्य ही स्त्री के वशीभूत रहा है। उनका सौंदर्य, उनकी, जैसे हमारे पुराने संस्कृत ग्रंथों में जो अप्सराएं थी ना, उनका विवेचन मिलता है, उसी प्रकार रीति काल में यौवन की रमणीयता को काव्य कहा गया है। और जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को, याद रखना, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो कविराज शिरोमणि की उपाधि पद्माकर को किसने दी? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। ठीक है, आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी है? यदि आप सभी लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो के लिए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर होने में सजग होता है। ठीक है।